बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए, ये एक ऐसा शो है जहां पर इक्विटी बाजार यानी शेयर बाजार में तो निवेश करने के बारे में आपको हम लगातार सलाह देते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग एसेट क्लास पर भी बात होती है। और आज हम सोने चांदी पर फोकस करने वाले हैं। सोने की चाल और चांदी की चाल देखिए, अगर हम देखें तो महीने भर में 7% से ज़्यादा मजबूत हुआ है। यहाँ पर सोना चांदी हमने देखा है लगभग महीने भर में 6% तक मजबूत हुई है। कीमतें सोने की जो है 86,000 के पार भी पहुंची हैं। लेकिन अब तेज़ी की कितनी गुंजाइश है इस दाम पर, इस भाव पर अगर पैसे लगाने हो तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ बेहद खास मेहमान जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं, और विक्रम धवन, हेड कमोडिटीज़ और फंड मैनेजर, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और विक्रम जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। सोने चांदी की चाल पर कितना भरोसा रखते हैं आप इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, सोने और चांदी की जो चाल है, इसके जो कारण है वो विभिन्न है, डिफरेंट है। अगर हम चांदी की बात करें तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कह सकते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी या हाई टेक्नोलॉजी का एक, जिसमें सोलर भी आता है, ईवी भी आता है, एक तरीके से उसका एक प्रॉक्सी है। और अगर आप क्लाइमेट स्टोरी में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आगे जाके वर्ल्ड में एक क्लाइमेट चैलेंज हो सकता है राइजिंग टेम्परेचर को लेके, तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर का कंजम्पशन और बढ़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट को जो क्लाइमेट के जो बुरा बुरा असर है उसको मैनेज करने के लिए आपको रिन्यूएबल्स चाहिए। और पूरे विश्व में अगर सबसे अहम रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो उसमें सोलर है। और सोलर में जो है वो काफी सिल्वर यूज होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आज से करीब 10 साल पहले जो सोलर का कंजम्पशन था सिल्वर में, वो करीब करीब 3 से 4 5% था। आज की तारीख में वो करीब 20% के आसपास हो गया है। तो एक तरीके से सिल्वर जो है वो प्रॉक्सी है ग्रीन टेक, क्लाइमेट और हाईटेक की। तो ये एक एक रीजन है जो सिल्वर की प्राइसेस उस चीज को रिएक्ट कर रही है। और इसकी वजह से सिल्वर 4 साल से डिमांड सप्लाई डेफिसिट में है, और 2025 में भी अनुमान है कि ये डेफिसिट में रहेगा और प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगी। रही बात गोल्ड की, तो उसका कारण डिफरेंट है। गोल्ड जो है, पिछले 2 साल से सेंट्रल बैंक्स ने काफी बाय किया है। और यूजुअली वो 400-500 टन बाय करते हैं एनुअली, लेकिन पिछले 2-3 साल में वो 1,000 टन से भी ज्यादा बाय कर रहे हैं, फॉर वेरियस रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन कह लीजिए, डी डॉलराइजेशन कह लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है गोल्ड खरीदने का कि आजकल जो विश्व में जो डेट है, सॉवरेन डेट है, वो बढ़ती जा रही है। बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी डेट जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा हो गई है। और एक ब्लूमबर्ग की स्टडी के मुताबिक अगले 20 सालों में ये डेट, सॉवरेन डेट जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है क्रेडिट का। इसलिए अगर जैसे जैसे डेट बढ़ेगी, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूशन और इवन हाँ हाँ इन्वेस्टर भी चाहेंगे कि हाँ एक हाँ, ऐसा एसेट क्लास हो जिसमें उनको क्रेडिट से प्रोटेक्शन मिले। तो ये सब बिल्कुल। रीजन है। अगर आप ये रीजन को बिलीव करते हैं तो ये हम्म। एक लॉन्ग टर्म, आप कह सकते हैं एक ट्रेजेक्टरी है गोल्ड और सिल्वर की। ऑलराइट, अब थोड़ा सा कीमतों पे बात करते हैं। और चंद्रशेखर सर हमेशा अपना एक आकलन भी लेकर आते हैं, और जहां पर वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एक व्यू भी देते हैं हमें कि कीमतें कहाँ, किन फैक्टर्स की वजह से आगे जा सकती हैं। चंद्रशेखर सर, बताइएगा क्या कहता है आपका आकलन, आपकी एनालिसिस? गोल्ड और सिल्वर में मैं मानता हूं गोल्ड में अभी निवेश करने का समय नहीं है। गोल्ड में हमें बिकना चाहिए अभी, क्योंकि जितना भाव ऊपर जाता है उतना इसका जोखिम या खतरा जो भाव गिरने का है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले गोल्ड आज का भाव में, गोल्ड में कम से कम 300 से 400 डॉलर वॉर रिस्क प्रीमियम है। जैसे अभी बातचीत चल रही है यूक्रेन रशिया का युद्ध रोकने के लिए, और फिर मैं जरूर मानता हूं कि इजराइल हमास का भी युद्ध रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो गोल्ड टूटने का संभावना है, 200-300 डॉलर तक टूटने का संभावना है। ये सबसे पहला प्रपोजिशन। दूसरा है वो कब होगा, इसका टाइमिंग हम बोल नहीं पाएंगे, मगर जरूर गोल्ड इससे ऊपर जाने में काफी रेजिस्टेंस दिखाई देगा हमें गोल्ड का भाव में।
नंबर टू, मैं मानता हूं 2025 में डॉलर काफी मजबूत रहेगा. दैट विल आल्सो अरेस्ट द अपसाइड फॉर गोल्ड. बॉन्ड यील्ड भी यूएस में अच्छा स्तर में मिलेगा. दैट इज अगेन ए हेडविंड फॉर गोल्ड. और सबसे ज्यादा मैं मानता हूं फिजिकल डिमांड. इतना भाव बढ़ चुका है कि चीन और भारतवर्ष, हमारा देश में डिमांड काफी कमजोर हो चुका है. तो इसका भी असर हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल मार्केट में. तो यहां से अपसाइड मुझे काफी कम दिख रहा है. डाउनसाइड रिस्क बढ़ रहा है. एंड देयरफॉर मैं मानता हूं इट इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. प्रोबेबली इट्स द टाइम टू एग्जिट गोल्ड. मगर ये मैं बोलता हूं जानबूझ करके, मैं सोच समझ करके, क्योंकि अभी बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक्स है, सब लोग बोलते हैं $3,000 से ऊपर चला जाएगा, निवेश करिए. अभी ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैं नहीं मानता. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अब सिल्वर के बारे में मैं बात करूं तो जरूर सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड, जैसे हमारे दोस्त मित्र विक्रम ने बताया, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते जा रहा है. सिल्वर का जो चांदी का टोटल डिमांड है उसमें 60% तक इंडस्ट्रियल डिमांड है. और जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन के दौर में है, आगे जाकर के कई वर्ष सिल्वर का डिमांड बढ़ते ही रहेगा. सिल्वर सप्लाई डिमांड फंडामेंटल हम देखेंगे तो कम से कम 6,000 टन का डेफिसिट में सिल्वर चल रहा है. तो सिल्वर का भाव ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. वैसे भी अभी तो भाव तो बढ़ गया है. इट इज $30-32 प्रति आउंस से ऊपर है, और भी ऊपर जाने का संभावना है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. देयरफॉर मैं बुलिश हूँ सिल्वर में, मगर गोल्ड में मैं बुलिश नहीं हूँ. मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ. मगर एक डिस्क्लेमर, मैं आई एम नॉट इन ट्रेड. मेरा कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं. जी जी. चलिए विक्रम, आप कितना इनकी बात से, सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो एनालिसिस ये पेश कर रहे हैं कि फ़िलहाल कीमतों में नरमी और आ सकती है सोने की, जबकि सेकेंड हाफ सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है. देखिए, हमें जो लोग देखते हैं विक्रम, वो निवेशक हैं मोटे तौर पर. मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक वो अपनी रणनीति बनाते हैं. और इस तरह के एसेट क्लास का क्योंकि एक्सपोजर रखना ज़रूरी होता है, भले ही आप गोल्ड फंड के जरिए निवेश करें या किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए निवेश करें, आपको एक्सपोजर लेना ज़रूरी है ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से. तो आप चंद्रशेखर सर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आप भी, आपकी जो एनालिसिस है, जो चाल और कीमतों को देखकर आप जो परख पा रहे हैं, क्या आप इन लाइन हैं? देखिए, डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है जब प्राइसेस ऊपर जाती है. लेकिन आपको एक बात, एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि गोल्ड की प्राइसेस जबकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 2-3 साल में, फिर भी ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर कि बड़े इन्वेस्टर, वो अभी भी अंडरवेट हैं गोल्ड के. जैसे मैं आपको एक आंकड़ा और दिख देता हूं कि कोविड पीक से लेके अभी तक जो ग्लोबल ईटीएफ एयूएम है वो 30% नीचे आई है. तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड के अंडरवेट हैं. तो अगर कोई डिमांड, फिजिकल डिमांड में कुछ कमी रहती है, तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जब भी वो आएगी. और इन्वेस्टमेंट डिमांड क्यों आएगी? देखिए, एक आपने जैसे देखा इस साल कि गोल्ड की चाल में रुपी डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा हाथ था. और आप 2024 की अगर बात करें तो डॉलर में गोल्ड शायद 25-30% चला, लेकिन अगर आप टर्की में होते तो आपको 50% रिटर्न मिलता. इवन इंडिया में भी अगर आप ड्यूटी का इफेक्ट निकाल दें तो आपको एडिशनल 5-7% मिलता. तो गोल्ड जो है वो एक हेज है करेंसी डेप्रिसिएशन और रुपी डेप्रिसिएशन के लिए. इसीलिए, और ऑल्सो अगर आप देख रहे हैं जो कि वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, तो ये सब चीजें देखते हुए एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कभी भी बुरा वक्त नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए. अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग के हिसाब से खरीद रहे हैं तो फिर वो आपको ट्रेडिंग कॉल लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या हेजिंग के लिए ले रहे हैं तो कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं है. और मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट नियर टू मीडियम टर्म में गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा. और लॉन्गर टर्म में अगर आप 2 साल 3 साल के आगे की बात करेंगे तो सिल्वर आउट परफॉर्मेंस हो सकता है. क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि इस समय यूएस में जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो बहुत ज्यादा प्रो ग्रीन टेक नहीं है. तो हो सकता है कुछ ना कुछ कटौती हो उनके ग्रीन टेक इनिशिएटिव्स में, उससे सिल्वर में कुछ फर्क पड़ सकता है. और दूसरी बात, किसी भी कमोडिटी को चलने के लिए चाइना का बहुत जरूरी है. सोलर इंडस्ट्री जो कि एक बहुत ही अहम उनकी इंडस्ट्री है,
तो ये सब चीजें देखते हुए मेरे को लगता है कि शायद नियर टर्म 1 साल या 2 साल के उसमें गोल्ड शायद आउट परफॉर्म कर सकता है सिल्वर को, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो सिल्वर के लिए, लेकिन आपको इसके लिए पेशेंट रहना पड़ेगा। चलिए, अब ऐसे में थोड़ा सा फिजिकल डिमांड की भी हम बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो निवेश के लिहाज से हमेशा हम कहते हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा टेक चंद्रशेखर सर, फिजिकल गोल्ड की डिमांड को लेकर आप कितना चिंता यहाँ पर जता रहे हैं? बिल्कुल, मैं सभी आंकड़े देख रहा हूँ मंथ ऑन मंथ। पिछले 2-3 महीने में चीन में हो, भारतवर्ष में हो, इंपोर्ट काफी कम हो चुका है। यहाँ के जो जिनका पास सोना है वो तो डिस्काउंट में बेच रहे हैं, कोई प्रीमियम बिल्कुल नहीं है। तो देयर इज अ डेस्परेशन टू सेल, क्योंकि उन्होंने कम दाम में माल लिया है, और जैसे भाव बढ़ता है और हमारा रुपया भी कमजोर होते जा रहा है, उसका भी असर हमें हमारा डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। तो जिसका पास गोल्ड है वो जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है, क्योंकि मैं मानता हूँ ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग करेक्शन, ऐसा मेरा अनुमान है। वो कब होगा और टाइमिंग बहुत मुश्किल है, वी कांट टाइम द मार्केट, मगर उसकी सभी तैयारी मैं मानता हूँ हो रही है अभी। ओके विक्रम, फिलहाल गोल्ड और सिल्वर ETF कैसा लगता है निवेश के लिहाज से? क्या आप रेकमेंड करेंगे? आप शायद रेकमेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसके फीचर्स और फायदे बता सकते हैं दर्शकों को। देखिए, गोल्ड ETF जो है वो वर्ल्ड ओवर एक सबसे बेहतरीन विकल्प है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इसमें कोई गोल्ड प्राइस रिस्क है जरूर, लेकिन इसमें आपको कोई इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड फंड्स हैं। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वर्ल्ड ओवर जो गोल्ड ETFs हैं उसमें सिर्फ जो फंड हाउस है उसको रेगुलेटर रेगुलेट करता है, लेकिन इंडिया में जो फंड हाउस है उसको भी रेगुलेशंस में है, उसको भी रेगुलेट करता है सेबी, और जो कस्टोडियन है उसको भी रेगुलेट करता है। तो एक तरीके से एक डबल कंट्रोल है इसमें। और क्योंकि ये एक फिजिकली बैक्ड है और एज पर सेबी रेगुलेशन इसमें हमको सबसे अव्वल क्वालिटी की बार्स खरीदनी पड़ती हैं, जो कि LBA में गुड डिलीवरी बार्स हैं। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और दूसरी बात कन्वीनियंस। आजकल सब लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स ऐप के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो एक क्लिक ऑफ द बटन में आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं और बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिक्विडिटी, बहुत लिक्विडिटी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड ETF यूनिट्स के लिए। तो आप छोटा या बड़ा कितना भी क्वांटिटी आप बाय और सेल कर सकते हैं। जिसकी जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो बाइंग सेलिंग स्प्रेड है, वो फिजिकल गोल्ड से बहुत कम रहती है। तो ये सब चीज देखते हुए गोल्ड ETF जो है वो सबसे बढ़िया बेहतर विकल्प है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। चंद्रशेखर सर, झटपट गोल्ड ETF लें या सिल्वर ETF लें? आपकी पूरी कमेंट्री सुनकर मुझे लगता है कि सिल्वर ETF लेना फिलहाल ज्यादा फायदेमंद होगा। Yes, at this point of time, सिल्वर ETF बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि जो ETF का वैल्यू है, इट ट्रैक्स द फिजिकल मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड और सिल्वर। और मेरा अनुमान है कि गोल्ड में करेक्शन आना चाहिए, वेयर सिल्वर सिल्वर विल बी फर्म with upside risk। तो सिल्वर में अब निवेश करना ETF में बेहतर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। भी अवधि के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के लिहाज से सोना चांदी ज़रूर होना चाहिए, और भले ही चांदी की जो चाल है वो इस साल हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, लेकिन सोना चांदी दोनों अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और जरिया ETF हो सकता है, दोनों ही हमारे पैनलिस्टों के मुताबिक। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपका, चंद्रशेखर सर आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया सोने चांदी में निवेश को लेकर। और इसी के साथ मुझे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इजाज़त दे, और जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि 22 फरवरी को हम आ रहे हैं जयपुर, जिसके लिए आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमसे मिलिए बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के इस ग्राउंड इवेंट में। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, आपसे रूबरू होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नोट डाउन कीजिए और फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए। नमस्कार।